शेयर बाजार ने ज्यादा ट्रेडर्स बनाए हैं या फिर ज्यादा गैम्बलर्स बना दिए हैं सर? अब बदला चलता था 2%, 3%, 4%। ये जो जॉबिंग स्प्रेड हुआ करता था, दैट इटसेल्फ वाज वेरी लार्ज। कैसे ट्रेड होता था सर? उंगलियों पे ट्रेड होता था तब? तब मैं कम से कम एक 150-200 स्टॉक का मार्केट मेकिंग मैं किया करता था। आपने शुरू किया हर्षद मेहता स्कैम से, दैट वाज 1992-93। उसके पहले एक क्रैश आई थी 1986 से लेकर के 88। दैट वाज एन एक्सट्रीमली सीवियर बेयर मार्केट, और वहाँ से जो गिरने लगा वो गिरता ही रहा। 42 होते होते डिफरेंस का मेरे सारे रुपये खत्म हो गए। इतने वो जो जख्म इतने डीप है, या तो ब्रेकआउट देगा, या सपोर्ट से उठेगा, या वो रेजिस्टेंस से गिरेगा, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा वगैरह वगैरह। उससे पता चलता है कि ये छोटा मूव होगा या ये बड़ा मूव होगा। फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल एक बहुत बड़ा फियर है जो आपको फोर्स करता है कि जल्दी में प्रॉफिट ले लो। हिम्मत दिखाओ तो आपको उसका कीमत भी मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट की स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज। आज के हमारे खास मेहमान 40 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव रखते हैं। यानी कि जब ट्रेडिंग स्क्रीन पर नहीं होती थी, कागज़ों और आवाज़ों के ज़रिए होती थी, उस समय से बाज़ार को ट्रैक कर रहे हैं और ये बाज़ार की नब्ज़, धड़कन चार्ट रीडिंग के थ्रू समझते हैं। आज के खास मेहमान का स्वागत करते हैं। डॉक्टर सीके नारायण जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं, फाउंडर नियो ट्रेडर के। सीके नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस तक को अपना समय देने के लिए सर। थैंक यू रजत जी, आपके सारे व्यूअर्स को भी नमस्कार। सर, बहुत कुछ बदल गया, जैसे मैंने कहा 40+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और जो भी टेक्निकल एनालिसिस भारत में जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है एज ए स्टूडेंट, वो यही बोलता है कि डॉक्टर सीके नारायण से अगर सीखने का मौका मिल गया तो कमाल हो जाएगा। तो ये तो उनका बड़प्पन है। ये तो वाकई सर आपकी भी इतनी बड़ी उपलब्धि है आपके लाइफ टाइम की, कि हर कोई आपको फॉलो करना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि पहले का बाजार जिसमें कागज़ों के ज़रिए और आवाज़ों के ज़रिए ट्रेडिंग होती थी, और अभी AI एल्गो का दौर है, बहुत कुछ बदल गया है। ये बाजार आसान हुआ है या फिर और ख़तरनाक हो गया है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बाजार दोनों हुआ है, इसलिए कि जो इस चेंजिंग दौर से वाकिफ़ नहीं है या सीखे नहीं है कुछ, उनके लिए आज का बाज़ार डेफिनेटली ख़तरनाक हुआ है। क्योंकि पहले जो साइकिल्स है वो बहुत स्लो थे, मतलब लॉन्गर लास्टिंग साइकिल्स है, तो इसमें आप आराम से काम कर सकते थे। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इनरोड हो गया मार्केट्स में, ये साइकिल छोटे होते गए। अब बड़े साइकिल में डील करना और छोटे साइकिल में डील करना, इसमें बहुत अंतर है। तो जो ये डिफरेंस को स्पॉट कर नहीं पाए, उनके लिए तो बाज़ार बहुत ही खतरनाक हो गया। बट जिसने ये स्पॉट कर पाए, दोस हु कुड आइडेंटिफाई द चेंज, उन लोग के लिए बाज़ार और आसान हो गया है। इनफैक्ट दे हैव बीन एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। तो आपका आंसर है येस एंड नो टू बोथ। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। तो इस शेयर बाजार ने ज़्यादा ट्रेडर्स बनाए हैं या फिर ज़्यादा गैम्बलर्स बना दिए हैं सर अब? क्योंकि हर कोई ये बोलता है कि मैं तो टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ, थोड़े बहुत चार्ट्स देखने आ गए तो उसके बाद बोलते हैं कि मैं तो टेक्निकल एक्सपर्ट बन गया। तो सवाल ये है कि ज़्यादा इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स बने हैं स्टॉक मार्केट पे या फिर ज़्यादा गैम्बलर्स बन गए हैं? देखिए, इसका आंसर मेरे पहले आंसर पे निर्भर है। क्योंकि जैसे ये साइकिल छोटे छोटे हो गए ना, तो ये जो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी जो है वो इतना काम नहीं कर रहा था। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम होते गया है। वो इसलिए कि भाई अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कांस्टेंट बम्बार्डमेंट हो गई है थ्रू टीवी चैनल्स, थ्रू व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये वो डिजिटल मीडिया, ये इतना ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट हो गया है इंफॉर्मेशन का, दैट इट डज़ नॉट परमिट देम टू हैव अ लीजरली टेक, जो इन्वेस्टर्स का मेन फोटे होता है। तो जैसे जैसे साइकिल छोटे होते हैं, इट इज़ फोर्सिंग पीपल टुवर्ड्स अ ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। हाँ, रही बात गैम्बलर की, अब ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में फ़र्क क्या है कि गैम्बलिंग में तो जो प्लेयर्स है वो उसके आउटकम को डिसाइड नहीं करते हैं। वो सब एक गैम्बल ले लेते हैं कि ये या हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। बट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो एक्शन है, एक्टिविटी है, जो सोच है, और बीच में गेम में जो बदलने का जो सहूलियत है, उसकी वजह से आउटकम भी बदलते रहता है। सो इफ़ यू टेक ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, इट इज़ डेफिनेटली नॉट गैम्बलिंग, बिकॉज
पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो डिटरमिन करते हैं कि आउटकम क्या होता है, वेयर गैम्बलिंग में जो है पार्टिसिपेंट्स कैन नॉट डिटरमिन द आउटकम। तो मैं चीटिंग बीटिंग का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं रियल गैम्बलिंग का बात कर रहा हूँ कि जैसे आप लास वेगस जाएंगे तो वो बॉल गिर गया वो रूलेट पे, तो वो ऐसा बाउंस करते 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 कोई एक नंबर पे जाके फंसेगा। अनलेस द कैसीनो इज रिग्ड, वो जो नंबर पे जाने वाला है वो नंबर पे जाने वाला है, चाहे उसमें 100 रुपये का बेट लगाओ या करोड़ रुपए का बेट लगाओ, उसी नंबर पे आने वाला है। सो आउटकम व्हेन इट इज डिसाइडेड बाय अ रैंडम फैक्टर्स वो गैम्बलिंग हो जाता है। आउटकम व्हेन इट इज डिसाइडेड बाय पार्टिसिपेंट्स वो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग हो जाता है, वो स्पेकुलेशन हो जाता है। अच्छा सर, उसके बारे में बताओ ना, जब पहले के ज़माने में ट्रेडिंग होती थी तो क्या किस तरीके से ट्रेड होते थे? अभी तो सब कुछ स्क्रीन पे दिखता है, सारे नंबर्स फ्लैश हो रहे होते हैं, एट ए क्लिक ऑफ अ बटन आप बाय सेल कर लेते हो। इतना आसान पहले तो था नहीं। तो अपने पहले के ज़माने से बताएं कि क्या होता क्या था, वो रिंग क्या होती थी जिसमें ये आउटक्राई सिस्टम होता था? भाई आज के तारीख में देख करके ये ताजुब होता है कि 1970s एंडिंग 1980s 1990s ये सब में लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाने का उम्मीद रखते थे और ऐसा उनको लगता था कि मैं ट्रेडिंग में पैसा बनाऊंगा। आई थिंक द वे दैट होल सिस्टम वाज, इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेक मनी इन ट्रेडिंग, क्योंकि एक तो था कि सिस्टम ही थोड़ा सा रिग्ड था इन फेवर ऑफ द बदला ऑपरेटर्स। बदला चलता था 2%, 3%, 4%। एक सिस्टम होता था, जब भी बुक क्लोजर आता था फॉर रिकॉर्ड्स, उसको बोलते थे बुक बंद बदला। तो ये जो बुक बंद बदला होता था 6%, 8%, 10% की सब, तो ये एक होता था। सेकेंड इज आपके जो ब्रोकरेजेस थे, दैट यूज टू बी इवन फॉर अ नॉर्मल रिटेल क्लाइंट इट यूज टू बी 1 to 2%। तो पहले 6 से 10% का ब्याज, उसके बाद फिर 2% का ब्याज, और ये अलग ब्रोकरेज अलग। आउटस्टेशन क्लाइंट जो होता था, जो समझो चेन्नई से, गुजरात से, अहमदाबाद से, जो सब बॉम्बे ट्रेड करते थे, बिकॉज बॉम्बे इज द मेन, इनके लिए एडिशनल कॉस्ट होता था, बिकॉज आउटस्टेशन ब्रोकरेज वाज इवन मोर, गोइंग अप टू 3% एंड 4%। तो ये सब इतना ज़बरदस्त कॉस्टिंग, और इसके आगे जो ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स जो बोलते थे ना गाढ़ा, जो स्प्रेड को खा जाते थे वो, और ये जो जॉबिंग स्प्रेड हुआ करता था, दैट इटसेल्फ वाज वेरी लार्ज। इतना इनएफिशिएंट सिस्टम था। अब आप सोचिए कि इसके बावजूद लोग को ये विश्वास था कि मैं ट्रेड करके पैसा कमा सकूंगा। वो इसलिए था कि द होल सिस्टम वाज वेरी इनएफिशिएंट। उस इनएफिशिएंसी में कोई ना कोई प्राइस मूवमेंट कुछ हो जाता था बड़ा, और उसमें से लोग पैसा कमाने का उम्मीद रखते थे। बट अधिकतर समय तो जहाँ स्टॉक एक ही जगह रहे तो वहाँ पर तो रुपया खोना ही था, क्योंकि योर कॉस्ट वेर सो हाई कि इट वुड आउटवे एनी एडवांटेजेस ऑफ एनी स्मॉल ट्रेड्स। तो जैसा मैंने कहा, ये ताजुब की बात है कि लोगों को लगा कि मैं ट्रेड करके पैसा बनाऊंगा, इसीलिए तब से ये राह चल रहा है। आज भी सेबी का वही है नंबर कि 90% प्लस, 94% प्लस आर लूजिंग मनी। तब भी यही किस्सा था कि दे वर लूजिंग मनी। हाँ, तभी किसके पास रुपया जा रहा था ये तो बहुत क्लियर था। जो बदला ऑपरेटर्स थे उनके पास तो पैसा जा ही रहा था, बिकॉज दे वर नॉट स्पेकुलेटिंग। जो रिटेल ट्रेडर थे वो स्पेकुलेट कर रहे थे, और वहाँ तब कोई एनालिसिस नाम का चीज़ ही नहीं था। सारे गट फील वाले ट्रेड थे या इनसाइडर इंफॉर्मेशन वाला ट्रेड था। अब इनसाइडर इंफॉर्मेशन तो सबके पास हो नहीं सकता, तो अधिकतर लोग गट फील से ट्रेड करते थे। और अब सबको पता है कि गट फील का ट्रेड कहाँ जाता है। तो ये मीडिया में तो मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह में तो कुछ ऐसा छपता भी नहीं होगा। तब कैसे ट्रेड होता था सर? उंगलियों पे ट्रेड होता था तब? हाँ, वो एक एक रिंग के सिस्टम अंदर? था कि भाई यू हैड अ ट्रेडिंग रिंग, और उस ट्रेडिंग रिंग में स्पेशलिस्ट खड़े रहते थे हु इज टू स्पेशलाइज इन सर्टन स्टॉक्स और सर्टन सेट ऑफ स्टॉक्स। मैं भी उस ट्रेडिंग रिंग में एक स्पेशलिस्ट था। तो ज़माना था 92, 93, 94 वगैरह में, जब ट्रेडिंग रिंग का एंडिंग पोर्शन था, तब मैं कम से कम एक 150-200 स्टॉक का मार्केट मेकिंग मैं किया करता था। वैसे बहुत लोग थे जो एक स्टॉक का मार्केट मेकिंग करेंगे। पर्टिकुलरली आप ये बड़े पैमाने के स्टॉक ले लीजिए, टाटा स्टील है, एसीसी था, सेंचुरी टेक्सटाइल था, उस ज़माने के जो लीडर्स थे
वहाँ सब एक दो लोग ही मिलेंगे जो स्पेशलिस्ट हैं। तो तरह तरह के स्पेशलिस्ट होंगे। स्पेशलिस्ट विल बी अ मार्केट मेकर। वो आपको हमेशा टू वे कोट देता था, एक भाव जो जिसमें वो खरीदेगा आपसे, एक भाव जिसमें आपको वो बेचेगा, और इसमें स्प्रेड वो बड़ा रखता था डिपेंडिंग अपॉन हाउ लिक्विड दैट आइटम इज। और जैसे जैसे उस स्टॉक की दौड़ रहती थी डिमांड सप्लाई की, तो वो जो ये बिड आस्क का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज डिक्रीज करते ही जाता था। उसके पास सारे इन्वेंट्री आ गए तो बोले अभी मुझे सिर्फ बेचना है। उसका हाथ से सब सारे इन्वेंट्री निकल गए तो बोले अभी मुझे लेना ही है। तो तरह तरह के थे। और ये जो हैंड सिग्नल्स है वो इसीलिए था कि एक स्पेशलिस्ट के सामने एक 20, 25, 30 लोग खड़े रहते थे टू ट्रेड इन दैट स्टॉक और ट्रेड अ बंच ऑफ स्टॉक्स। तो वो स्पेशलिस्ट तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। तो इट वुड बी शाउटेड आउट, और हाथ में स्पेसिफिक्स था कि भाई एक उंगली दिखाए तो क्या, दो उंगली ऐसे दिखाए तो क्या, ऐसा दिखाए तो क्या। ये सब एक ट्रेडिशन था कि मैंने ऐसा किया तो वो इट वाज डेजिग्नेटेड, मैंने इतना शेयर खरीदा तो मैंने ऐसा किया तो दिस इज डेजिग्नेटिंग अ सर्टेन क्वांटिटी। तो ये सब एक सेट था। तो दोनों जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो स्पेशलिस्ट था और जो ब्रोकर पार्टी आते थे, दे बोथ न्यू ईच अदर, क्योंकि वो छोटा सा क्लब जैसा था। तो किसके साथ सौदा कर रहा है, थोड़े टाइम के बाद सबको जानकारी हो जाता था कि ये इंस्टीट्यूशन का सौदा करता है तो ये 50,000 शेयर लेने को आएगा। तो जो जॉबर है, जो स्पेशलिस्ट है, वो थोड़ा सावधान हो जाता था, उसको कोट अलग देता था। अगर मैं ही जाऊँ एन इंडिविजुअलिस्ट और भाव मांगूँ तो मुझे कोट अलग मिलेगा, क्योंकि मुझे अभी जॉबर को पता है कि मैं 100 शेयर ही लूँगा। सो इट यूज टू बी अ वेल एडजस्टेड, वेल ऑयल्ड मशीनरी रनिंग वेरी वेरी स्मूथली। कभी कभार कुछ डिस्प्यूट हो जाता था, बट सिस्टम भी ऐसा था कि डिस्प्यूट सेटल करने के लिए अलग दिन होते थे। वी यूज्ड टू हैव अ सिस्टम, एंड उस सिस्टम के ज़रिए सारे डिस्प्यूट सेटल होते थे। थोड़े बहुत सेटल नहीं होते थे, उसके लिए एक आर्बिट्रेशन कमिटी होता था, वहाँ जा करके सेटल होता। सो इट वाज अ वेरी स्मूथ वर्किंग सिस्टम, एंड इट वेंट ऑन फॉर डेकेड्स। और अब तो खैर हमारे रेगुलेटर ने और इस फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए कई स्टेप्स उठा लिए हैं। तो अभी का मार्केट और बेहतर आप समझते हैं कि रिटेलर्स के लिए हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। टुडे वी हैव अमंग द मोस्ट एफिशिएंट मार्केट सिस्टम्स। पहले जो ट्रेड का रिस्क था, बिजनेस रिस्क था, डिफॉल्ट रिस्क थे, ब्रोकर डिफॉल्ट, क्लाइंट डिफॉल्ट्स, ये सब सिस्टम बेस्ड रिस्क थे, वो सारे अभी एलिमिनेट हो चुके हैं। आप सोच के देखो, पिछले 5 साल, पिछले 10 साल कौन सा ब्रोकर डिफॉल्ट कर गया? वरना तो ओपन आउटक्राई सिस्टम के दिन पे हर 6 महीने में कोई नाम आता था, बोले अभी ये जो पार्टी है ये उठने वाला है, क्योंकि एक साइड में कमिट हो जाता था और वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाता था और वो डिफॉल्टर हो जाता था। बहुत सारे ऐसे किस्से होते थे। लेकिन आज के जो सिस्टम है, इट इज़ कम्प्लीटली डी रिस्क्ड। सो इट इज़ ट्रमेंडस प्रोग्रेस आई वुड से, और इतना एफिशिएंट हो गया है अपना सिस्टम जो है। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टेप फॉरवर्ड दैट इंडिया हैज मेड इन टर्म्स ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। लेकिन सर इसमें फिर इतने सारे क्रैशेस हुए मार्केट में और आपने तो उन सबको विटनेस किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम हर्षद मेहता स्कैम, उसके बाद फिर .com बबल, 2008 का क्राइसिस, फिर कोविड क्रैश। ऐसे कौन सा क्रैश था जिसमें आपको लगा भैया इस बार की सिचुएशन बहुत टाइट है, यहाँ से संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उस समय आपने अपने आप को कैसे संभाला? वेल, आपने शुरू किया हर्षद मेहता स्कैम से, दैट वाज 1992-93। उसके पहले एक क्रैश आई थी 1986 से लेकर के 86 में मार्केट ने अपना बुल मार्केट बनाया, जो 83-84 में शुरू हुआ जब ही राजीव गांधी इलेक्ट हुआ। तब एक ज़बरदस्त बूम चली थी मार्केट में, और वो 86 में टॉप बनाया, और 86 में टॉप बनाकर मार्केट वेंट इनटू अ वेरी सीवियर बेयर मार्केट, जो 88 में कंप्लीट हुआ, 88 मार्च में। 88 मार्च में बहुत लोग को पता भी नहीं होगा, सेंसेक्स का बॉटम था 390, सिर्फ 390। आज जो 80,000 है वो 390 का था उसका आंकड़ा। ये बॉटम था मार्च 1988 में। वहाँ पर जो फॉल था, जो बेयर मार्केट चली ना, दैट वाज एन एक्सट्रीमली सीवियर बेयर मार्केट।
वहाँ पर एक समय हो तो एक किस्सा बोल दूँ कि आज के वन ऑफ द मेजर मार्केट ऑपरेटर्स, ठीक है, वो हमारे तब सबका पहचान था, इतने बड़े बड़े लोग नहीं हुए थे ये लोग। वो हमारे ऑफिस में बैठ के एक बार किस्सा कह रहा था, दिस वुड बी समवेयर अराउंड 88 ओनली, अर्ली 88। तभी वो कह रहा था कि यार अपना मार्केट तो ख़त्म हो गया, अभी यहाँ कुछ रहा नहीं, वी आर फिनिश्ड, दूसरा धंधा अपने को सब कर लेना चाहिए। तब की बात कर रहा हूँ, ही इज टुडे रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट प्लेयर्स। ये दिन वो थे और एक दिन ये थे। अब मैं बाय क्वालिफिकेशन डेंटल सर्जन हूँ, डेंटल सर्जरी से मैं आया था मार्केट में। तब मुझे बहुत लोग ने एडवाइस दिया कि यार अभी मार्केट में कुछ रहा नहीं, डॉक्टर आप ऐसा करो, आप जाके दवाखाना खोल लो। तो ब्रीफली मुझे भी ऐसा लगा कि यार शायद गलती हो गई यार, ये मार्केट तो पिट गई। तो फिर भी मैंने विथस्टैंड किया, मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा पैशन ये एरिया है, और मेरा पैशन तो मेडिसिन तो था ही नहीं। मेडिसिन में मुझे मार्क्स मिले तो मैं मेडिसिन में चले गया, बट वो मेरा पैशन नहीं था, मार्केट्स मेरा पैशन था। तो मैंने कहा नहीं, मैं यहीं रहूँगा। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्विट करने का थॉट आया, तो एक बार वो 88 के आसपास आया, जब भी मार्केट में बहुत ही एकदम ब्लीक था। आपको दूसरे उदाहरण पे कहूँ कि 87 में बीएसई के कार्ड, उन्होंने कहा कि वी वांट मोर मेंबरशिप, 7.5 लाख रुपए में दिए, 7.5 lakhs, ठीक है, टेकर्स नहीं थे, देयर आर नो टेकर्स। फिर बीएसई ने उसको घटाया, 6 लाख रुपया कराया, और 6 लाख रुपए में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहा कि आप लोग इंस्टॉलमेंट में दे दो, ठीक है। तो ये हालत थी 1988 की मंदी। और अभी आप जाओ तो 6 करोड़ में भी आपको मिले नहीं, उस दिन 6 लाख में टेकर्स नहीं थे। सो दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ द बेरिशनेस बैक इन 88। उसके बाद मार्केट जो चेंज हो गया, हर्षद का दौड़ आया 92 में, वहाँ पर उसके बाद मंदी आया ज़रूर। 93 में तो काफ़ी गिरा, इंडेक्स आधा के बराबर हो गए थे, बट मार्केट में लोगों ने इतना पैसा बनाया, इतना रुपया बनाया, क्योंकि आप सोचो कि 400 के इंडेक्स से 4500 का इंडेक्स, व्हाट अ कोलोसल इंक्रीज इट इज। ये हम अभी हमारा 25,000 हो गया, ये 25,000 कहाँ से हुआ? ये 25,000 हुआ 7,500 से, कोविड का बॉटम, निफ्टी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो कितना हुआ? 3 गुना हुआ, 3.5 गुना हुआ। आप सोचो कि 400 वाला 4,500, मतलब 11 गुना इंडेक्स में। तो आप सोचो कि स्टॉक में कितना रुपया बना होगा। तो पीपल मेड सो मच मनी कि उसके बाद का जो मंदी आया, वो किसी को लगा नहीं ऐसा कि मंदी है, क्योंकि बैंक में बहुत पैसा पड़ा था, स्टॉक्स बहुत आ गए थे। सो नोबडी रियली फेल्ट द इम्पैक्ट। फिर आया 2000 की मंदी। 2000 की मंदी था सिर्फ एक सेक्टर में, और सब जो मार्केट में थोड़ा वाकिफ थे वो लोग समझ गए थे कि ये एक सेक्टर का तेजी बहुत चलना नहीं है, जहाँ तक इसमें खेल सके खेल लो। और सब लोग ने खेला भी और बहुत रुपया बना भी, क्योंकि केतन पारेख का दौड़ था वो, ठीक है। उसके बाद आईटी सेक्टर डूबा, लेकिन बाकी सब साथ में तो डूबे नहीं। तो वो भी मंदी जो है दैट वाज बेरेबल, एंड पीपल रोड थ्रू इट। और 2003 से एफआई की दौड़ आ गई, तो अपने आप से वेरी क्विक रिकवरी स्टार्टेड हैपनिंग। और 2008 में दूसरी मंदी हुई, बट 2003 से 7 का जो दौड़ था उसमें भी इतना ज़बरदस्त पैसा बना लोगों का कि 2008 का मंदी जो है ना, तो ये जो भी मंदी हुआ, 93 का मंदी हुआ या 2001 का मंदी हुआ या 2008 का मंदी हुआ, वो किस पे असर पड़ा? जो नए खिलाड़ी आए, तेजी का दौड़ देख करके जो नए खिलाड़ी आए, उन पे बहुत असर पड़ा, उनको बहुत मार पड़ा। लेकिन जो पुराने लोग थे, दे हैड मेड लॉट ऑफ मनी, तो इट डिड नॉट अफेक्ट देम सो मच। तो 88 में कैसा उस दौड़ से गुजरा, बहुत कठिन था, बट एक बार वो क्लैरिटी था ना कि अपने को यहीं रहना है, तो कैसे भी यू ग्रिट योर टीथ एंड गो थ्रू द डिफिकल्टी, एंड देन उसके बाद तो सब ठीक ही रहे। और हमारे पॉडकास्ट की थीम भी यही है, वेल्थ क्रिएशन थ्रू इक्विटीज़। लेकिन आपसे सवाल ये
कि पहला ट्रेड तो सबको याद होता है सर, एक तो ये बताएं कि पहला ऐसा कौन सा ट्रेड था जिसको देख के आपको लगा भैया अब तो हो गया, ये तो अब 100% वाला हिसाब किताब है, ये आ गया जो मैं चाहता था मार्केट में सीखना, मैंने सीख लिया। और बाजार ने पहले आपको कोई झटका दिया था पहले, या फिर पहले पैसा दिया था? देखिए, लोग मार्केट में कमाने के लिए आते हैं, तो लक ऑफ द बिगिनर ऐसा एक क्लीशे है, तो बिगिनर में कोई ना कोई पैसा बन ही जाता है उसका, क्योंकि बिगिनर को फियर नहीं होता है, उसका क्लैरिटी होता है कि मेरा रुपया बनने वाला है और उसका होप भी क्लियर है, ही हैज़ नो फियर, तो बिगिनर का रुपया बन ही जाता है। उसके बाद झटके आते हैं। सो बिगिनर था तो मैं भी रुपया बना लिया 77 में, 78, 80, 81, 81 में एक छोटा सा मिनी बूम चला, उधर भी मैंने रुपया बना लिया था। उसके बाद 82 में एक जोर का झटका लगा, तभी तक मैं थोड़ा फंडामेंटल एनालिस्ट था शुरुआत से, बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग नोन। तभी टेक्निकल एनालिसिस का नाम का चीज़ भी नहीं था इंडिया में। तो 82 में पहले बार ये फंडामेंटल एनालिसिस अवेलेबल एज अ सर्विस ये हुआ कि कोई इंग्लैंड से कोई आए थे सीए, उन्होंने एक सर्विस शुरू किया मार्केट में, और सबसे पहला उनका एक न्यूज़लेटर आया मार्केट में। तब न्यूज़लेटर का ज़माना ही नहीं था, उसका नाम था इन्वेस्टर्स वर्ल्ड, और वो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे आपको मार्केट का ज्ञान देता था, स्टॉक्स एनालिसिस करता था, सब था। तो वो इन्वेस्टर वर्ल्ड खरीद के, बिकॉज देयर वाज नथिंग एल्स, सो एवरीबडी फ्लॉक टू इट। तो मैं भी वो लेकर के पढ़ के बहुत प्रभावित हो गया। मैंने कहा यार यही असली चीज़ है। तो उसमें रिकमेंडेशन आई ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग की, ये मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता ये किस्सा। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग की उसने रिकमेंडेशन दिया, तब ये शिपिंग बूम चल रहा था। तो ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग देखे हमने, वो कुछ 50-55 का भाव था, वहाँ से चलते चलते 65-66 हो गया। तभी प्राइस मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हुआ नहीं करते थे, मतलब 55 का 65 हो जाए तो ये तो काफ़ी बड़ी बात थी। तो 65 रुपये में ये मैंने पढ़ करके मैं गया उस आदमी से मिलने के लिए, तो उसने बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया मुझे, बोले ये तो 120 हो जाएगा। तो बस एक नया जो खिलाड़ी है उसको इससे मीठे बोल क्या हो सकते हैं कि 60 का भाव है और 120 हो जाए। तो तभी मेरे जो लिमिटेड पूंजी थे, लेकिन सारा पूंजी मैंने ग्रेट ईस्टर्न में लगा दी, ठीक है, और मैंने लिया 67 रुपीज़ में, वो हो गया 72 रुपया। वेरी हैप्पी, ठीक है। और तभी मैंने तो डिलीवरी ली थी तभी मुझे पता चला कि यार ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग वायदे में भी अलाउड है। अच्छा, तब भी होता था ये सब? हाँ, तभी वायदे में होता था। तो दैट वाज अ फॉरवर्ड मार्केट, अनलाइक अ फ्यूचर मार्केट, दैट वाज अ फॉरवर्ड मार्केट। तो वायदे में चलता था। तो मैंने कहा यार इतना पैसा लगा करके मार्जिन में, मैं तो इसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैंने सारा पोजीशन वायदे में शिफ्ट कर दी। यानी आपने भी फिर वही वाले काम किए हैं जो अभी के सभी बोलता है कि भैया यंगस्टर्स ये क्या कर रहे हो, लेवरेज लेकर क्यों अपने ट्रेड कर रहे हो? आपने भी खूब लेवरेज ली थी अपने खूब ज़माने में। खूब खूब आज भी करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा नॉलेज लेकर के करता हूँ। तब तो बिना नॉलेज का कर दिया, किसी और के बोलने के बेसिस पे कर दिया। तो मैंने वायदे में शिफ्ट कर दिए, और आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने शिफ्ट किया उसको 71 रुपया में, 72 रुपया उसका टॉप हुआ, और वहाँ से जो गिरने लगा वो गिरता ही रहा। तो भरते ही रहे डिफरेंस, भरते रहे, वो 50 हो गया, फिर 42 रुपीज़ हो गया। 42 होते होते डिफरेंस का मेरे सारे रुपये ख़त्म हो गए। तो मैं गया उसी बंदे के पास, मैंने कहा यार बॉस बुरी तरह से फंस गए, अभी क्या करना? तो उसने वापस उस बैलेंस शीट वगैरह निकाला और सब देखा, और बोले सेठ तुम्हारा भाव अभी जा से। तभी डोमिनेंट अपना जो लैंग्वेज हुआ करता था वो तो गुजराती ही था। तो बोले तुम्हारा भाव अभी जा से, आपका भाव आ जाएगा। तो मैं भी खुश हो गया, बोले यार ये तो है। तो घर गया, मैंने मेरा ब्रदर से कहा यार तुम्हारा शेयर दे दो, मेरे को डिफरेंस भरना है। तो मेरा भाई ने कहा कि यार मे बी दिस मैन नोज व्हाट ही इज़ डूइंग। तो उसने मुझे शेयर दे दी। उसके हिंदुस्तान लीवर थे, काइनेटिक इंजीनियरिंग बहुत बड़ा शेयर हुआ करता था उस समय पे, ऐसे बहुत सारे शेयर दे दिए। ये सब मैंने बेचे डिफरेंस भरने के लिए।
भाव हुआ 36 रुपया डिफरेंस भरने के बावजूद। तो पैनिक तो बढ़ते ही जा रहा है क्योंकि डिफरेंस तो भरने में ही आ रहा है। फिर ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग ने बोनस अनाउंस किया, बोले हाँ अब दुख भरे दिन बीतेंगे क्योंकि बोनस इश्यू आ गया तो अब तो बढ़ना ही है। बढ़े नहीं और घटे, एक्स बोनस हो गया 18 रुपया हो गया। 18 रुपया हो गया तो और भी पैनिक हो गए। डिफरेंस भरने का सिलसिला जारी है। फिर वहाँ से बोनस वाले लोग बेचते आए 9 रुपया हो गया, 9 रुपीज़ ओनली। तो 9 रुपीज़ में मेरा जितना भी हिम्मत था सारा टूट गया और मैंने जाके उसको 9 रुपया 75 पैसे में बेच दी। और वहाँ से वो 6 रुपया भी हुआ, लेकिन उसने मेरे को कंगाल कर दिया। तो ये सबसे बड़ा लेसन था। और इसमें सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा कि भाई दूसरे किसी का सुनना नहीं है, अपना खुद सीखो, अपनी करो। चाहे सबका कान में ले लो बट करना अपना। उसके बाद आई केम अक्रॉस टेक्निकल एनालिसिस। उसी समय में वो मुझे लगा कि यार मेरे सोचने का जो तरीका है, जो मेरा एफिनिटी है, उससे टेक्निकल एनालिसिस बहुत बैठता है। तो फिर वहाँ से मेरी टेक्निकल एनालिसिस की सीखने की दौड़ हुई। फंडामेंटल तो मैं कर ही रहा था, तो उसके साथ साथ मैंने टेक्निकल्स भी शुरू की और उस दौड़ 72 से लेकर के आज 2026 हो गया, आज तक चल ही रहा है। दोनों करता हूँ बट टेक्निकल्स पे ज़्यादा जोर देता हूँ क्योंकि मुझे इट हैज़ सर्व्ड मी वेरी वेरी वेल। उसको रख करके मैंने मेरा लाइफ को रीबिल्ड किया। लेकिन मैं वो सोच रहा था कि जब ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग का आप एग्जांपल दे रहे थे, तो आज के समय पे वही वाला जो शेयर है ना, वो जो अभी 4 डिजिट है। 4 डिजिट शेयर है। हाँ, एंड इट इज पीपल आर सेइंग यू शुड स्टिल बाय इट। अब इतने वो जो जख्म इतने डीप है कि कल कोई मुझे बोले कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग 5,000 हो जाएगा, आप इधर ले लो, मेरा साइकी मुझे अलाउ नहीं करेगा कि इस शेयर को लूं, क्योंकि कोई कोई जख्म तो इतना डीप होते हैं ना कि आप उससे रिकवर करना मुश्किल होता है। कोई और शेयर ले लो लेकिन ग्रेट ईस्टर्न शायद मैं नहीं लूं। अच्छा, लेकिन सर एक आम ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? वो ऐसा क्या खास करता है जिसकी वजह से वो बहुत सक्सेस पाता है स्टॉक मार्केट में? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है कि सक्सेसफुल ट्रेडर जो है ना, उसको जब भी ऑड्स फेवरेबल लगते हैं कि ऑड्स मेरी तरफ है, तब वो सौदा डालता है। जो ले ट्रेडर है, एमेच्योर ट्रेडर है, वो तो हर ट्रेड ले लेता है, वो प्रोबेबिलिटी का सोचता ही नहीं। देखिए बाजार में सब लोग इस बात से सहमत है कि बाजार इज रिस्की, ठीक है। रिस्क का क्या मतलब? मीन देर इज अ डेंजर ऑफ लूजिंग समथिंग, दैट इज रिस्क। वो जो भी हो, पैसा हो, आपका नाम हो, आपका प्रेस्टीज हो, कुछ भी हो, रिस्क इज डेंजर ऑफ लूजिंग समथिंग। तो बाजार इज रिस्की, ये सब लोग मानते हैं। बट रिस्क का ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉइन क्या है बाजार में? वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है? तो अमेच्योर ट्रेडर जो है वो रिस्क की तरफ तो ध्यान ही नहीं देता है क्योंकि उसका ध्यान हमेशा सक्सेस पे है और उसने प्रोबेबिलिटी का जांच भी नहीं किया है, उसका सिर्फ एक अंदाज लिया है। जैसे मैंने लिया था ग्रेट में, तो बोले 120 हो जाएगा, बस मेरा दिमाग में एक ही था 120 हो जाएगा, तो उसके साथ मैं आगे बढ़ा। तो रिस्क मुझे सामने दिख रहा है कि भाई 72 में टॉप हो करके 65 हो गया, फिर 60 हो गया, मेरे भाव से नीचे सब चले गया, अब आई एम स्टार्टिंग टू ब्लीड। ये सब रिस्क के इंडिकेशंस है। वो रिस्क का एड्रेसल के लिए अमेच्योर ट्रेडर के पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं होता। फिर वो ऐसा कॉर्नर में फंस जाता है कि अभी वो कुछ नहीं कर सकता है, न पैसा है भरने को, न कलेजा है सौदा काटने को। फिर तो वो होप एंड प्रेयर में ही ऐसा जिंदा रहता है। प्रोफेशनल ट्रेडर में यही फ़र्क है कि वो रिस्क को भी एड्रेस करता है और सौदा तब डालता है जब भी उसको लगता है कि प्रोबेबिलिटी मेरे साथ है। तो रिस्क को जरूर एड्रेस करता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज इन द फ्यूचर एंड इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल। रिस्क जो है इट इज़ इन द प्रेजेंट एंड इट इज़ कंप्लीटली इन योर कंट्रोल। तो प्रोफेशनल ट्रेडर एड्रेसेस रिस्क वेरी क्रिटिकली, मतलब वो उस पर पूरा टाइम उसका ध्यान होता है उसके ऊपर। प्रोबेबिलिटी आए तो आए, बढ़िया,
तो मार्केट अपने आप दिखा देगा कि प्रोबेबिलिटीज आर वर्किंग आउट। सर अब जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो हमारे व्यूअर्स ही एक तरीके से यही जानना चाह रहे होंगे, जब सी के नारायण साहब कोई चार्ट देखते हैं तो उसमें वो देखते क्या है? डर दिखता है सर, खौफ दिखता है, इमोशंस दिखते हैं, क्या देखते हैं उस चार्ट में आप? और वो जो मल्टी बैगर ढूंढते हैं कि भैया अब ये नहीं रुकेगा स्टॉक, वो कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप? ये जो 3 चीज़ आपने बोला है कि खौफ दिखता है, कि होप दिखता है, कि ये सब जो आपने बोले ना, ये सारे चीज़ प्राइस में कैप्चर्ड है। यही तो प्राइस एनालिसिस की खूबी है कि अल्टीमेटली जो है टेक्निकल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ फंडामेंटल्स। ठीक है, तो फंडामेंटल अपनी जगह पे है कि वो सारे चीज़ समेट लेते हैं, दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो सब समेट के आप वो सारे जो इनपुट्स है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ओपिनियन बनता है। तो मार्केट इज अ प्लेस फॉर एक्सचेंजिंग ओपिनियन। वो अपन कोई स्टॉक के जरिए ये करते हैं, वो स्टॉक एक मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन है सिर्फ। वो आज टिस्को है तो कल टाटा पावर है तो परसों रिलायंस है, कुछ और है। और उसके जो कंपोनेंट्स है, जो प्राइस है, जो डेट ऑफ डिलीवरी है, या फॉर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वगैरह, वो सब कॉन्टोर्स है। बट एसेंशियली क्या है, आप सामने वाले सेलर हो तो आप बोलते हो कि रिलायंस नीचे जाएगा, मैं बायर हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि रिलायंस ऊपर जाएगा। ये दोनों चीज़ क्या है, एट द कोर ऑफ इट व्हाट इज इट? इट इज़ एन एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन। तो ये पूरा इमोशन है। इमोशन में बाकी सब चीज़ भी आ जाता है। रुपया जाता है तो इमोशन एक हो जाता है, रुपया आता है तो इमोशन कोई और हो जाता है। कोई कहानी कन्विंसिंगली सुनाता है तो अपना इमोशन एक और रीसेट हो जाता है। कोई आपको डरा के जाता है तो इमोशन फिर रीसेट हो जाता है। तो ये सारे चीज़ जो है ये इमोशन है। तो अभी इमोशन को कैसे कैप्चर किया जाए ताकि हम उसका रीड ले सकें, ये अपने को चार्ट के ज़रिए मालूम पड़ जाता है। और चार्ट के ज़रिए ये पता लगाने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की एक डीप स्टडी होनी चाहिए, एक डीप जानकारी होनी चाहिए। तो यू हैव टू मेक एफर्ट्स टू स्टडी। तो ये पैटर्न्स वगैरह में दिखाई देते हैं, ये कोई टूल्स में दिखाई देते हैं, या कोई सेटअप में दिखाई देते हैं। और सबसे अहम चीज़ जो है, ये सारे जो पैटर्न्स, ये जो टूल्स का जो सिग्नल्स है, ये सब जो चीज़ है, किस कॉन्टेक्स्ट, किस संदर्भ में ये सब आ रहे हैं। तो दैट कॉन्टेक्स्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर दिन एक नया कॉन्टेक्स्ट होता है। आज सवेरे ट्रम्प साहब ने ट्वीट कर लिया तो नए कॉन्टेक्स्ट हो गया, कल ईरान वाला 2 बॉम्ब डाल दिया तो नए कॉन्टेक्स्ट हो गया, यूएई में कर दिया तो कॉन्टेक्स्ट हो गया, मोदी जी जाके नॉर्डिक समिट कर लिए तो नए कॉन्टेक्स्ट हो गए। सो कॉन्टेक्स्ट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जब तक अपने को कॉन्टेक्स्ट का एक लिहाज नहीं है तो आप टेक्निकली भी सिग्नल्स पढ़ नहीं पाएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट आई हैव कम टू रियलाइज कि सिग्नल्स आर ऑलवेज देयर। आप 5 मिनट चार्ट देखो, उसमें भी सिग्नल है उसी टूल का। और आप मंथली चार्ट देखो या क्वार्टरली चार्ट देखो, उसी में भी उसी टूल का वही सिग्नल है। या तो ब्रेकआउट देगा, या सपोर्ट से उठेगा, या वो रेजिस्टेंस से गिरेगा, या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा वगैरह वगैरह। ये सब टेक्निकल्स के जो वेरिएबल्स है ये मैं बता रहा हूँ। बट किस कॉन्टेक्स्ट में ये सब उभर रहा है, दैट इज द की थिंग। तो चार्ट देखने के टाइम हमें हमेशा कॉन्टेक्स्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। उससे पता चलता है कि ये छोटा मूव होगा या ये बड़ा मूव होगा। आपने मल्टीबैगर का जिक्र किया। अब मल्टीबैगर तो ऐसा पैदा नहीं होता है ना डायरेक्टली। मल्टीबैगर बनते हैं, डेवलप होते हैं और अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट इतने सारे मल्टीबैगर हो गए कि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये डायरेक्टली मल्टीबैगर होके पैदा होते हैं, बस मुझे ये नाम मिलना है। तो नाम मिल गया तो लाइफ इज जिंगल आला, ऐसा तो होता ही नहीं है। मल्टीबैगर डेवलप्स ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए स्टॉक को परफॉर्म करना पड़ेगा। स्टॉक परफॉर्म करना है तो उसका जो कंपनी परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर कंपनी परफॉर्म करना पड़ेगा तो सेक्टर, इंडस्ट्री विल हैव टू परफॉर्म। और उससे जुड़े हुए पॉलिसीज़ जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर बाद में ग्लोबल मार्केट्स के जो इम्पैक्ट है वो ठीक होना पड़ेगा। ये सारे चीज़ इकट्ठे होएंगे एक साथ और कंसिस्टेंटली प्ले आउट ओवर टाइम, तब चल करके मल्टीबैगर बनता है। तो कोई भी ये जो मल्टीबैगर का फैसिनेशन है इसको छोड़ देना चाहिए। मल्टीबैगर बने तो बने। और एक सवाल खुद से ये जरूर करना है
कि भाई मैं 10 रुपए में लेके इसको 2000 रुपया तक होल्ड करने का मुझ में ये क्षमता है या नहीं। यही वो सवाल है कि 99% में ये नहीं हाँ, है। नहीं होती। और वो ये भी बात है कि आपको पता भी है कि वो शेयर आपने सही आइडेंटिफाई कर रखा है, लेकिन वो दिल करता है बेच दूं क्या, मुनाफा दिखते ही ऐसा लगता है कि बेच दूं क्या, बस हो गया क्या यस इसका, यस टॉप भी तो एब्सोल्युटली। किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो सर बहुत ही कम सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनते हैं और इसका नुकसान देने वाले मार्केट को ज्यादा। क्या ये मशीन, ये सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है स्टॉक मार्केट के, इसमें नुकसान करने वाले हमेशा ज्यादा रहेंगे और प्रॉफिट कमाने वाले कम? वो तो सेबी का जो डेटा आया वो तो दिखा ही रहा है ईयर आफ्टर ईयर। मैंने आपको 1978 और 1982 का भी किस्सा दे दिया, तब भी वही था। सो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज दिस इज अ ह्यूमन फेलिंग, दिस इज नॉट अ सिस्टम फेलिंग। सिस्टम तो जो है वो था उस जमाने में, 1980s में भी सिस्टम था, ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द होल सिस्टम एडेक्वेटली। जहाँ तक हो सकता था वो लोग प्रोटेक्ट कर रहे थे। आज भी हमने कुछ चीज़ लगाया है जो अपना सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है। कल को क्या पता ये AI BI आके ये सिस्टम को भी डिसरप्ट कर जाए, हु नोस, तब नए सिस्टम निकलेंगे। बट दे आर ऑल डिजाइन टू प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिसहैप। बट इंडिविजुअल का जो सिस्टम है वो तो यहाँ है ना, दिमाग के अंदर। वो सिस्टम पे कौन काम करेगा? उसका सेबी का कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसका NSE BSE का कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसका ब्रोकर का कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ आप ही हो जिम्मेदार इस सिस्टम का ठीक ठाक कराने के लिए, और फेलियर वहाँ आता है। तो दिस बिकम्स, ये जो आपने बात बोला कि जल्दी में प्रॉफिट लेते हैं, वो उसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जैसे जैसे लाइव फास्टर होते जा रहा है, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी बहुत उसका वो भी ज़्यादा होते ही जा रहा है कि बोले अरे यार अभी मिले 5000 रुपया मिल गया, बस हो गया, ले लिया। अब उसी स्टॉक चले जाता है 5 लाख रुपया देने के लिए, तब बोलेगा तो सही कि मैंने इसको बॉटम में लिया, बट मैंने तो 5000 खा के निकला जहाँ 5 लाख मिलने का स्कोप था। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करेगा? प्रोफेशनल ट्रेडर उसका प्रोबेबिलिटी को गिनते ही रहेगा। जहाँ प्रोबेबिलिटी नया खुल रहे, जैसे उदाहरण के तौर पे रॉकेट लॉन्च होता है, एक तो होता है कि अर्थ का ग्रेविटी से बाहर जाए, तो वो जो फ्यूल लोडेड है दैट इज टू एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ। एक बार वहाँ जाए तो वहाँ से और एक बूस्टर रॉकेट फायर होता है ना, फिर ऐसा बूस्टर रॉकेट फायर होते ही रहता है जब तक वो जहाँ उसको जाना है वहाँ तक जाने के लिए। तो जो स्टॉक परफॉर्म करते रहेंगे ना, उसमें कोई ना कोई बूस्टर्स आते ही रहेंगे, बाय वे ऑफ न्यूज़, बाय वे ऑफ पार्टिसिपेशन, बाय वे ऑफ पॉलिसीज, बाय वे ऑफ so many things which will come। तो वो बूस्टर रॉकेट्स को देखते रहते हैं सक्सेसफुल। जहाँ बूस्टर्स बंद हो गए शायद वो लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, बट जब तक वो बूस्टर रॉकेट फायर कर रहे हैं वो लोग तो बने रहते हैं उसमें। आम ट्रेडर क्या करता है, 10 का 20 हो गया तो बोले पैसा डबल हो गया, ले लो भागो। और उसका सबसे बड़ा फियर है, इसको बोलते हैं फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल। फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल एक बहुत बड़ा फियर है जो आपको फोर्स करता है कि जल्दी में प्रॉफिट ले लो, कि भाई 20 का 10 हो जाए वापस। तो इतना दर्द होता है लोगों को अंदर से, वो ये प्रोबेबिलिटी नहीं देखते हैं कि मैंने 8 में लिया, 20 हुआ, 20 का अभी 12 ही हुआ है, ये एक हायर बॉटम का सिग्नल है, नीचे नहीं गिर रहा है, ये फिर बढ़ सकता है। वो दिखेगा ही नहीं। वो तो बोलेगा कि अभी 4 रुपया बचे हैं मेरे, वो तो खा जाऊं कम से कम, और वो 12 में रुकेगा और फिर 25 हो जाएगा। अच्छा, तो दिस फोमो एक अलग है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है वो भी एक बहुत बड़ा फियर है। वो फियर से लोग लास्ट में एंटर करते हैं। बट फियर ऑफ लीविंग मनी ऑन द टेबल जो है वो एक इतना बड़ा फियर है, इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट मच, बट दैट इज व्हाट मेक्स पीपल सेल आउट अर्ली। लेकिन सर गेम तो वही है, ये पिच बदल गई है, मैं ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल ही अब जो नया एक तरीके का एआई रेवोल्यूशन आ गया है, और अब हम देख रहे हैं कि मशीन्स वो काम कर रही हैं जो पहले ह्यूमन माइंड करता था। तो आपको लगता है कि मशीन्स बिल्कुल बीट कर देंगी ह्यूमन इमोशंस और माइंड को, और अब हम आने वाले समय के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा ट्रेडिंग होती हुई नज़र आएगी हमें, और ह्यूमन माइंड से कम? देखिए मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है एंड मशीन का जो दौड़ है,
all this will speed up executions, number one. Number two, they will speed up your own activity by reducing the number of mundane actions. जो repetitive action आपको लेना पड़ता है उसको reduce कर देंगे तो आपका efficiency बढ़ सकता है. But it can never replace the human mind. सुपर कंप्यूटर्स तो बनाए और वो गैरी कैस्परोव एक बहुत बड़े नामी चेस प्लेयर थे. गैरी कैस्परोव को सुपर कंप्यूटर डिफीट ही नहीं कर पाए, आपको ये पता है. सो देर आर चेस प्लेयर्स हु कैन स्टिल टुडे आल्सो डिफीट सुपर कंप्यूटर्स. अब आप सोचेंगे कि सारे चेस मूव्स तो आप प्रोग्राम कर सकते हैं, जितने भी दुनिया में खेला गया चेस गेम्स उसको प्रोग्राम कर लो. बट द ह्यूमन माइंड इज केपेबल ऑफ सो मच इन्फिनिटली मोर. और ये जो इमोशन के जो अपने एंजाइम से जो डोपामाइन आते हैं या दूसरे जो अपने एंजाइम जो फायर करते हैं वो तो कोई मशीन का कंट्रोल में नहीं है ना. तो अपना एक्शन 4 बार सेम रहेगा लेकिन 5वां बार वो एक्शन तो बदल जाएगा. इसीलिए मैं आई एम ऑफ द फर्म व्यू कि भाई मशीन इंडिविजुअल को रिप्लेस नहीं कर सकता है एक्सेप्ट इन डूइंग वेरी वेरी रिपीटेड एक्टिविटी. तो रिपीटेड एक्टिविटी जहाँ भी हो रहा है, जैसे कोई समझो असेंबली लाइन है, वहाँ पर आपको एक ही काम है कि सोप को अंदर धक्का करो, वो सोप रैप होके आगे जाएगा. तो ये सोप को अंदर धक्का मारने का भी एक औजार आ गया तो ये आदमी तो एलिमिनेट हो गया बिकॉज ही डज नॉट हैव टू पुश. तो वैसे जो रिपीटेड एक्टिविटी है जहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ माइंड कम है, वहाँ पर all this machines and AI and all will trump. बट अभी आप AI का ही दौर ले लीजिए, ये क्लॉड आ गया, ये मिनर्वा आ गया और फलाना ये सब जो आ गए जो आपको प्रॉम्प्ट करने से आपको रिप्लाई देते हैं, तो इससे रिपोर्ट लिखे जा सकते हैं. अब इसमें क्या हो रहा है कि हेल्यूसिनेशन एक फीचर आ गया कि भाई ये आप बोले कि ये करो, चैट फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी में आपने कर दिया, बोले जाओ गो टू द वर्ल्ड वाइड वेब एंड गेट मी, तो इट हैज़ बीन फाउंड दैट इट स्टार्ट्स हेल्यूसिनेटिंग अबाउट द आंसर्स. उसके बाद एक आ गया नोटबुक LLM जो लोकल डेटा पे ही काम करता है, तो उसमें हेल्यूसिनेशन को वो लोग ने कुछ एलिमिनेट किया. बट लोकल डेटा जो आप फीड करेंगे उसी पे वो करेगा काम, तो वो आपको दे देगा. तो दिस इज़ गुड फॉर राइटिंग रिपोर्ट, दिस इज़ गुड फॉर नोइंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि क्या है ये प्रॉब्लम का द रियल डील. बट उसका सोल्यूशन, इट मे प्रॉम्प्ट यू सम सॉल्यूशंस बट यू हैव टू थिंक अबाउट द सोल्यूशन. वहाँ पर डिफरेंस आएगा. और तीसरा बात जो है, इन ऑल दिस यू हैव टू गिव अ प्रॉम्प्ट. अब प्रॉम्प्ट तो अपना दिमाग से ही निकलता है ना. आप सही प्रॉम्प्ट करो तो हो सकता है कि सही जवाब आ जावे. आपका प्रॉम्प्ट ही ठीक नहीं है तो मशीन तो कुछ और ही दे देगा. सो उस दिन अभी तक तो आए नहीं, शायद आ भी जावे, हु नो, सुपर ड्यूपर कंप्यूटर आ जावे. साइंस फिक्शन मूवीज में तो दिखाते रहते हैं. दैट इज़ ट्रू, लेकिन अभी जो मार्केट चल रहे हैं ना, जो अभी के हालात दिख रहे हैं, वो भी किसी ने नहीं देखी ऐसी मार्केट भी. इतनी ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स पे हर वो चीज़ इम्पैक्ट कर रही है जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं. बस एक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल मार्केट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं. तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि अभी के तौर पे आपको क्या लगता है कौन सा एसेट क्लास आउट परफॉर्म करेगा आने वाले समय के लिए, आपको कहाँ तेज़ी दिखाई देती है, तो आप क्या प्रेडिक्ट कर पाएंगे ऐसे सिनेरियो में जहाँ पर ट्रम्पोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा असर डाल रही है? देखिए, आपने ट्रम्प का जिक्र किया, ये बिल्कुल सही है कि ट्रम्प जो बोलता है उससे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है. बट दिस इज़ नॉट टुडे. वाजपेयी गवर्नमेंट जब वो गिरी थी एक वोट से, इट वाज देयर ना, दैट वाज द टाइम. या उसके पहले अपने लालू प्रसाद यादव कुछ फॉर्डर स्कैम में फंस गए थे. आप विश्वास नहीं करोगे, लालू के फॉर्डर स्कैम को लेकर के बाजार में रोज भारी वदगट होता था कि बोले अभी पकड़ा जाएंगे, अभी अरेस्ट हो जाएंगे, बोले नहीं लालू कोई स्टेटमेंट देगा. तो इट इज़ नॉट टुडे. और उसके भी पहले आप जाएंगे तो बड़े बड़े ब्रोकर्स हुआ करते थे और LIC एकमात्र इंस्टीट्यूशन था. तो बोले LIC आज आ गया मार्केट में लेने.
मतलब बड़े पैमाने पे। LIC तो रोज ही एक्टिव है, तो बड़े पैमाने पे आज लेने के लिए आ गया तो मार्केट ऐसा हो जाएगा। तो वोलेटिलिटी इंड्यूस करने वाले कोई भी बड़े प्लेयर, चाहे वो अमेरिकन प्रेसिडेंट हो या कोई बहुत बड़ी संस्था हो या कोई बड़े पॉलिटिशियन लोकली हो या कोई पॉलिटिकल इवेंट हो, ये सब इन्फ्लुएंस करके वोलेटिलिटी तो प्रोड्यूस तो करते ही है। अब मार्केट का साइज क्योंकि इतना बड़ा हो गया है तो हमें, और उसका इंफॉर्मेशन अपने को मिनट टू मिनट मिल जाता है, हमें ये बहुत एग्जैजरेटेड लगता है कि वोलेटिलिटी इज हैपनिंग। अब पहला मार्केट छोटा था, समझो 2500 का था निफ्टी, 2500 का निफ्टी में 1% या 2% का मूवमेंट हुए तो 25 पॉइंट और 50% का हुए। आज के तारीख में 1% हुए तो 250 पॉइंट हो जावे। तो 250 पॉइंट में लोगों को लगता है कि यार बहुत बहुत वदघट हो गया, बट इट इज स्टिल द सेम 1% एंड 2%, इट इज ऑल जस्ट रिलेटिव। तो वो इंफॉर्मेशन जो डिसेमिनेट हो रहा है वो इतने स्पीड के साथ हर इंडिविजुअल के पास पहुंच रहा है, सो इट इज लुकिंग लाइक ग्रेटली क्या बोलते हैं, एनहांस्ड। तो अपने को लगता है कि बहुत वॉलेटिलिटी है। अब धीरे 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 आप ये ट्रंप वाला मामला ही ले लीजिए, पहली बार उसने बोला तो 500 पॉइंट का असर पड़ा या 800 पॉइंट का असर पड़ा। अब धीरे धीरे वो जो ट्वीट करता है तो उसका धीरे से 200 पॉइंट का असर हो गया, आगे चल के और 2 ट्वीट मारेगा तो उसका 100 पॉइंट का असर होगा। मतलब द सेम थिंग विल cease to impact the market in the same way. The boy who cried wolf, वो एक कहानी है ना वैसे, तो ऐसे ही ये भी होता है। बट वोलेटिलिटी इज अ इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ द मार्केट। वोलेटिलिटी नहीं है तो रुपया कहाँ से बनाओगे आप? सिंपल चीज़ है ना, मार्केट में रुपया इसलिए बनता है क्योंकि वोलेटिलिटी है। अगर वोलेटिलिटी नहीं है तो डे ट्रेडिंग और एनी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग इज इम्पॉसिबल। आप उसको ले लो, फंडामेंटली अच्छा चीज़ है, लिया और बैठे रहे 10 साल, चलाएगा कौन? ट्रेडर आएगा उसको 10 का 50 करेगा, फिर नया ट्रेडर आएगा 50 का 100 करेगा, तो आपका 10 वाला आइटम 100 में बिकेगा। वोलेटिलिटी नहीं है तो वो ट्रेडर नहीं आएगा तो 50 नहीं बनेगा, नया ट्रेडर नहीं आएगा तो 50 का 100 नहीं बनेगा, वो 10 का 15 बन के बैठेगा, तो आपने क्या उखाड़ लिया फिर? पर इस वाले पूरे अभी के फेज में कमोडिटी की ऐसी साइकिल शुरू हुई है, ये साइकिल और फेजेस होते हैं हर चीज़ के, कभी इक्विटी चलती है कभी कमोडिटी। पर अभी आपको सवाल वही है कि आपको क्या लग रहा है कि आने वाला अगर ये जो दशक है इसमें क्या चीज़ ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगी, इक्विटीज़ या फिर कमोडिटीज़ या फिर कोई और एसेट क्लास लाइक प्रॉपर्टी? नहीं, देखिए कमोडिटीज़ में एक प्राइस सीलिंग होता है। कमोडिटीज आर नॉट लाइक इक्विटीज कि वो एंडलेसली बढ़ते जावे। हाँ, रिसेंटली गोल्ड सिल्वर तो काफ़ी बढ़े, बट आप बाकी कमोडिटीज़ ले लो, ऑयल ले लो या कोई वीट ले लो, कॉर्न ले लो, एग्री कमोडिटीज़ ले लो, इसके सब एक सीमा होता है, बिकॉज द मार्केट प्लेस डज नॉट अब्जॉर्ब इट। तो उसके मुकाबले में इक्विटीज़ जो है दे हैव नो टॉप्स एंड द बॉटम इज जीरो, ठीक है, बट दे हैव नो टॉप्स, तो रिलेंटलेसली बढ़ते ही रहता है। 1980s में कोई स्टॉक 3 डिजिट हो जाए तो बड़ी बात थी, फिर वो 4 डिजिट्स हो गया, आज के तारीख में 5 डिजिट वाले स्टॉक बहुत हो गए और हाई 5 डिजिट्स हो गए। ये MRF आज 1.5 लाख रुपया ऐसा सब है, मुझे पता भी नहीं कितना स्टॉक है। यही MRF मैंने 1978-79 में 70 रुपीज़ में ट्रेड किया है मैंने, ओनली 70, इसी MRF को। उस दिन से आज तक ये ना बोनस दिया, ना राइट दिया, ना कुछ किया, 2-3 रुपये से अधिक डिविडेंड भी नहीं दिया, उस दिन से आज तक यही चल रहा है। बट स्टॉक का भाव हो गया 1.5 लाख रुपया, तो वो टाइम का बात है कि, बट व्हेन यू कंपेयर कमोडिटीज विद इक्विटीज हैव गॉट लिमिटलेस अपसाइड पोटेंशियल। और कमोडिटीज़ में साइकिल होता है विच आर वेरी डेफिनेटिव, क्योंकि वेदर साइकिल्स होते हैं, और साइकिल्स के बाद में अपन जाएंगे तो फिर उसमें बहुत कुछ कह सकता हूँ मैं, बिकॉज वो मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। बट कमोडिटीज़ आर रूल्ड अ लॉट बाय साइकिल्स।
इक्विटीज़ में वो साइकिल होते हैं बट नॉट लाइक कमोडिटीज़। तो cycles impact equities a little less and a little differently, whereas in commodities they are more predictable cycles. तो this determines कि उसका प्राइस एक्शन भी कैसा होगा। राइट सर, अब थोड़ा सा रैपिड फायर जाएंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले, बुल मार्केट या बियर मार्केट? अनडाउटेडली बुल मार्केट, एवरीबडी इज हैप्पी, पैसा बनता है, एवरीथिंग इज नाइस। तो बियर मार्केट पे बहुत स्पीड से बनता है अगर किसी ने शॉर्ट करा हो तो। स्पीड ही बनता है, लेकिन एक्शन इतना जब ले सकते हैं तभी। आप एक एक्सपर्ट बुल हो तो आप बेयर मार्केट में कमा सकते हैं। बेस्ट इज बी बोथ, बट आम आदमी के लिए बुल मार्केट इज बेस्ट। एफएनओ या फिर कैश मार्केट? अभी आपने जी शिपिंग का उस जमाने का एग्जांपल दिया है, तो अभी आपके लिए एफएनओ या फिर कैश मार्केट? देखिए, आपको लिवरेज करना आता है, लिवरेज को कंट्रोल में रखना आता है, रिस्क डेफिनेशन आता है, तो ज़रूर एफएनओ में खेलिए, क्योंकि वहाँ बड़ा पैसा बन सकता है। अगर ये पहले 3 चीज़ जो मैंने बताया कि यू कैन नॉट हैंडल लिवरेज, उसके लिए कई टेस्ट है कि आप लिवरेज कर सकते हो कि नहीं। यू मस्ट लुक एट योर ओन ट्रेडिंग एंड फाइंड आउट कि आपकी सीख इतनी लेवल की है कि आप लिवरेज कर सकते हो कि नहीं। अगर वो नहीं कर सकते हो तो आपको इक्विटी में ही रहना है। When you have equipped yourself with that skill कि मैं लेवरेज हैंडल कर सकता हूँ, तो आप ज़रूर एफएनओ भी करिए। पेशेंस या एग्रेशन, बाजार में क्या काम करता है ज़्यादा? भाई, हम सब इधर रुपया कमाने के लिए आते हैं। एग्रेशन दिखाएंगे तो ही यहाँ रुपया कमता है। इधर अपना मार्केट का एक क्लीशे है, बोलते हैं हिम्मत का कीमत। हिम्मत दिखाओ तो आपको उसका कीमत भी मिलता है। तो हिम्मत दिखाने के लिए एग्रेशन का ज़रूरत होता है। कंजर्वेटिव हो जाएंगे तो हिम्मत कैसा करेंगे? व्हेन यू आर कंजर्वेटिव यू आर ट्राइंग नॉट टू लूज, व्हेन यू आर एग्रेसिव यू आर ट्राइंग टू विन। उसके साथ आपके साथ रिस्क कंट्रोल ठीक ठाक है तो बी एग्रेसिव बाय ऑल मीन्स। पर पेशेंस रख के भूल गए स्टॉक लेके, तब भी तो पैसा बन सकता। वो एक ज़माना था कि वो हीरो होंडा का एक ऐड आता था, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। ये हीरो होंडा का ऐड था कि बोले हमारा मोटरसाइकिल जो है ये 100 किलोमीटर दौड़ता है। तो वो ज़माना गए। अभी चूँकि ये साइकिल्स इतने छोटे हो गए कि यू कैन नॉट हैव फॉरगेटेड स्टॉक्स, यू हैव टू ट्रेड द स्मॉलर साइकिल। तो जब ये स्मॉलर साइकिल करना है तो आपको एग्रेशन भी आना है और आपको ट्रेडर भी बनना है और आपको एफएनओ में भी जाना पड़ेगा। चार्ट्स या फिर फंडामेंटल्स? और आपने बोला था कि आपने फंडामेंटल्स से शुरुआत की थी। दोनों करना चाहिए। फंडामेंटल में प्रॉब्लम क्या है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू सीक। अगर मेरा जो रिजल्ट्स में बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देख रहा हूँ, ओके, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब मेरा हिट रेशियो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो फंडामेंटल मुझे एक साथ देगा नहीं। वो कभी बैक एंडेड होगा, मुझे 5 साल ठहरना पड़े, 10 साल ठहरना पड़े, तब तक मेरा पेशेंस रन आउट हो जाए। तो जब मुझे वो चाहिए कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, तो मुझे टेक्निकल्स का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा। तो इट शुड आइडियली बी अ मिक्स। तो मैं क्यों फंडामेंटल से टेक्निकल में गया? क्योंकि फंडामेंटल में जो मुझे एक्यूरेसी चाहिए था वो मिला नहीं। ये और बात है कि मैंने लफा खाया ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग में, वो सब अलग रखो, बट फंडामेंटल विल डेफिनेटली आंसर द क्वेश्चन कि व्हाट इज इट दैट यू शुड बाय। उसका क्या पोटेंशियल है वो आपको दिखाएगा। वो पोटेंशियल कैसे रोल आउट हो रहा है वो आपको टेक्निकल सिखा। सर, वैसे आपने ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग का बात तो करी है, उस पर लॉस हुआ था, प्रॉफिट वाला नहीं बताया आपने पूरे पॉडकास्ट में। ऐसा क्या था जो आपको बहुत खुशी दे गया? भाई, कैसा 72 में बैंकरप्ट होके आज तक जिंदा हूँ, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बना ही है। तो आपने पूछ ही लिया, तो 84 में जब ये राजीव गांधी आए तो दैट वाज माय रिकवरी थिंग। 84 में जब ये राजीव गांधी इलेक्ट होके आए, बहुत बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी चला। तो तब मैंने टाटा स्टील के फॉरवर्ड में पोजीशन ले लिए थे, बहुत बड़े। एंड चार्टिंग भी तब तक तो थोड़ा मैं सीख चुका था कि टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा ढंग से। और मुझे लगा कि अभी, और टाटा स्टील का एक खूबी बताऊं, वो बदले में था, तब मार्केट का क्लीशे था कि उसका 1 रुपया बदला चलता था, क्योंकि वो 100 रुपये का भाव होता था, 100 रुपीज़ पेड अप। तो आपका घर में 1000 रुपये का खर्चा हो तो आप
1000 शेयर टाटा स्टील के बेच दो, उसमें रुपया बदला मिलेंगे, वो आपको मिल जाएगा, आप 1000 रुपये का खर्चा कर लो। ये एक क्लीशे होता था बिकॉज इट वुड नेवर मूव एंड फॉर ईयर्स टुगेदर इट वुड लाई देयर। फिर उसने एक ज़बरदस्त कन्विंसिंग ब्रेकआउट दिया, तो उस ब्रेकआउट में मैंने बोला यार ये पूरा मार्केट का ये एक फिलॉसफी है, ये एक साइकोलॉजी है कि टाटा स्टील में बेच के ही काम करो, तो इसमें बहुत बड़ा शॉर्ट पोजीशन रहता है। अभी ये इतना बड़ा सिग्नल दिया है, इधर कोई चेंज है बहुत बड़ा, तो मैंने जाके एक बहुत बड़ा पोजीशन बना लिया टाटा स्टील में। और वो टाटा स्टील जो 125 रुपये से कभी बढ़ता नहीं था, वो चल चल के 730 रुपीज़ हो गया। दैट वॉज माई बिगेस्ट विनिंग ट्रेड ऑफ देम ऑल। इट वॉज इन 1984-85। अच्छा, आगे और बढ़ते तभी बहुत बहुत पैसा होता था वो। अब आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर पे ही। बुक्स या एक्सपीरियंस? देखो, बुक्स तो इन्फॉर्मेशन देंगे, बुक्स के ऊपर आप थोड़ा मनन करेंगे तो वो आपका थोड़ा नॉलेज होगा। एक्सपीरियंस विल कन्वर्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज इनटू विजडम। तो एक्सपीरियंस एनी टाइम, इंफॉर्मेशन एक है, नॉलेज एक है और विजडम एक है। नॉलेज भूल जाएंगे, विजडम भी निकल जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सॉरी, विजडम तो अपने पास रहेगा, नॉलेज भी निकल जाएगा प्रैक्टिस नहीं, और इन्फॉर्मेशन तो 10 दिन में भूल जाएंगे आप। इसलिए विजडम के लिए जाना चाहिए, वो एक्सपीरियंस से ही आएगा। मैनुअल ट्रेडिंग या फिर एल्गो ट्रेडिंग? ज़माना अभी टेक्नोलॉजी का है, तो वेदर यू वांट इट और नॉट, यू विल हैव टू गो टुवर्ड्स एल्गो ट्रेडिंग। एक गलती जो ट्रेडर्स हर बार दोहराते हैं? हाँ, एक गलती जो ट्रेडर्स हर बार दोहराते हैं? वो ऑपोजिट काम करते हैं, वो क्लीशे का, दे कट देयर प्रॉफिट्स एंड देयर लेट देयर लॉसेस रन। इसको सुधार देवे, ऐसा इन्वेस्ट कर देवे, तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक किताब जो हर ट्रेडर को पढ़नी चाहिए? बहुत सारे हैं। एक अभी रिसेंटली एक किताब आया था 2 साल पहले आई थिंक, वो है द अल्फा ट्रेडर। वो पहले के जितनी किताब है उसके सार सब लेके इतना बढ़िया किताब लिखा है उसने, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ बाइबल दैट एवरी ट्रेडर इन्वेस्टर शुड हैव बाय हिज टेबल साइड, और रोज़ पढ़ना चाहिए क्योंकि रोज़ उसमें से नया सीख मिलेगा। अच्छा, फिर मार्केट ने आपको सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया अब तक, जो भी आपकी जर्नी रही है उसमें सबसे बड़ा एक लर्निंग क्या है आपके लिए? वो ये है कि अपन एक बहुत छोटे अंश है मार्केट में। अपन 2 रुपया कमा लेते हैं तो अपन खुद को तोप समझने लगते हैं, बट अपन बहुत ही छोटे अंश है ऑफ द मार्केट। यू कैनॉट मूव द मार्केट एट ऑल, यू आर अ वेरी इनसिग्निफिकेंट स्पॉट। वो जब भी आप जो उस दिन जान जाओगे ना, तो यू विल नॉट ओवर रेट योर ओन स्किल्स। ये हर एक आदमी का ये एक फीलिंग होता है कि सब सोचते हैं कि मैं एवरेज हूँ या एवरेज से बेटर हूँ, और कोई कोई चीज़ में तो मैं तो तोप हूँ। मार्केट इज़ ऑलवेज रूटेड इन रियलिटी, जहाँ पर वो आपको लेफ्ट से या राइट से थप्पड़ मारते ही रहते हैं। तो बहुत जल्दी आपको ह्यूमिलिटी पे आ जाना चाहिए। उस ह्यूमिलिटी के लिए आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैं बहुत छोटा हूँ और उससे बड़ा बनने का कोशिश नहीं करना चाहता। इन माय माइंड रुपया बनाऊँ, नाम कमाऊँ, ये सब तो अलग है, इंसिडेंटली आ जाएगा, बट खुद को इतना बड़ा तोप नहीं समझे, कल को मार्केट आपको गिरा ही देगा। सर, आखिरी सवाल ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसी के साथ फिर पॉडकास्ट को समाप्त करेंगे। उसमें ये कि आज आप वो कौन सी बात जानते हो मार्केट के बारे में जो कोई आपको अगर 25 से 30 साल की उम्र में बता देता है तो आप कहते हैं यार मज़ा आया तो उस समय पता होता तो? हाँ, उस पर तो पूरा किताब लिखा जा सकता है। इतने सारे चीज़ है जो आज आज एक्सपीरियंस लेके 47 इयर्स हो गए मेरे मार्केट में, इतने साल के लेकर के आ गया। बट मैं एक काउंटर सवाल पूछता हूँ आपको, इसके जवाब नहीं है, बट आज वो चीज़ एक 25 ईयर ओल्ड सीके नारायण को कोई बोल देता, जो आज आप मुझे बताए कि ये है, क्या 25 ईयर ओल्ड सीके नारायण उस बात पे कोई लिहाज करता, उसको सुनता, वो उसके पीछे काम करता? आंसर इज नो, क्योंकि एट द एज ऑफ 25 यू आर इन टू मच हरी
to do so many things, win the world. तो कोई भी जो आपके रास्ते में कोई बाधा खड़ा कर रहा है, बोले यार इतना जल्दी मत दौड़ो, गिर जाओगे, बोले यार मैं तो दौड़ूंगा ही। तो 25 में वो मैच्योरिटी नहीं आता है। बहुत कम लोग हैं जिसका उस टाइम पे मैच्योरिटी आता है, और रुपया भी आ जाता है ना उसके साथ, फिर तो वो मैच्योरिटी आना बहुत मुश्किल है। हैंडलिंग फेलियर में सब एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि इतना टाइम फेलियर हो गया कि उसकी प्रैक्टिस हो गई। हैंडलिंग सक्सेस का इधर प्रैक्टिस नहीं है लोगों को। तो कोई मुझे अगर 25 साल में ये बता देवे हाउ यू शुड हैंडल योर सक्सेस, तो वो बहुत बढ़िया एडवाइस होता था। हैंडलिंग फेलियर तो अपन खुद सीख के, मार खा के, ये करके वो करके, जुगाड़ करके, एडजस्टमेंट करके कर लेते। हैंडलिंग सक्सेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो कोई मुझे एट द एज ऑफ 25 कोई बता देता कि सक्सेस तो आने वाला है आपको, ठीक ठाक काम करेंगे तो, दिस इज हाउ यू शुड हैंडल सक्सेस, ये बहुत बड़ा एडवाइस होता। अभी पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट से मैंने बहुत सीख लिया है अभी, और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत सीखा होगा। सर बहुत शुक्रिया बिस्तर को अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।